यदि हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल शब्द से आप लोग परिचित हैं। कुछ सिद्धांत, जैसे आपके जीवन के कुछ सिद्धांत हो, वैसे ही मैनेजमेंट के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। और सेम इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ financial management. An efficient system of financial management is an essential prerequisite for ensuring that the available resources are utilized optimally. तो ये सिस्टम इफिशियंट जब तक नहीं है तब तक फिनांस का जो रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। एनी वेस्टेज ऑफ द स्कार्स रिसोर्स इज अवॉइडेड। और हमने कहा भी कि सोर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि उसका फिजूल खर्ची हम बर्दाश्त कर सकें, तो उसको साइंटिफिकली ही खर्च करना है, कोई वेस्टेज नहीं हो। देर आर थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। वहाँ भी थ्री एलिमेंट्स, यहाँ तीन प्रिंसिपल्स। थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। और पहला, so there are three principles of financial management. What are those? Efficiency, number two equity, and number three flexibility. तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इफिशियंसी मतलब फिनांस की इफिशियंसी, फिनांस की इक्विटी एंड फिनांस की फ्लेक्सिबिलिटी। एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये चेंज हो ही नहीं सकता है, हालांकि उसकी भी अपनी शर्त है जिसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। सो दीज थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट आर इफिशियंसी, इक्विटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. These principles are considered crucial in establishing effective financial management system. Financial management डेवलप हो, किसी भी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो उसके लिए इनको फॉलो करना जरूरी है। सो द फर्स्ट वन इज इफिशियंसी। Efficiency, equity and flexibility. The principle of efficiency signifies that the provision of financial resources for educational development should be prompt. रेगुलर होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कॉस्ट तो एकाएक बढ़ जाएगा जैसे ही टाइम बढ़ जाएगा। सो फिनेंशियल रिसोर्सेज मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिलीज। ये बहुत होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड टेपिज्म की। और ये सिर्फ इसी में नहीं है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देर से मिल रहा है, जो कोई कर रहा है, खास के हम लोग के स्टेट और यूनिवर्सिटीज़ में, कि फंडिंग वगैरह जो एजेंसी की है उस फंड को मिलने में प्रोसेस में डिले हो जाता है। ये सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि हमारा ही यहाँ है, लेकिन ये जो फंड मान लीजिए यूजीसी किसी को फंड देती है तो इन टाइम फंड नहीं मिलने की वजह से जो रिसर्चर हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको कठिनाई होती है। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू unnecessary delays. It has been seen that considerable delays often occur in examining budgetary proposals. एक तो हुआ कि बजट के लिए आप बजट बनाएंगे, प्रपोजल आपने दे दिया तो प्रपोजल को पास होने में ही बहुत लंबा समय लगता है। और ये तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फंडिंग के बारे में भी कह सकते हैं। सो इवन व्हेन द प्रपोजल्स आर सैंक्शन्ड, द एक्चुअल रिलीज ऑफ ग्रांट्स इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक तो बजट को पास होने में टाइम लगा, और यदि बजट पास हो गया, सैंक्शन हो गया कि इतना अमाउंट आपको दिया जाएगा, तो भी दिक्कत होती है, तो भी समय लगता है। इट हैज ऑल्सो बीन एक्सपीरियंस दैट इवन आफ्टर द फाइनेंशियल ग्रांट्स आर रिलीज्ड, the institution take quite some time in distributing the amounts among the various departments. अब पैसा भी आ गया, सबको देना है। खास के आपको पता हो या नहीं हो कि जो कॉलेज का है उसकी तो अलग फंडिंग होती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट की फंडिंग है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की फंडिंग, तो उसकी जो फंडिंग होगी यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को देनी है, इस फंड में, उस फंड में, उस फंड में, तो वहाँ भी डिले होती है। सो देर आर सो मेनी जंक्शंस वेयर डिले टेक प्लेस। This happens when the grant sanctioned by the government falls short of the financial estimate submitted by the institution. और ये उस समय ज़्यादा होता है जब जो डिमांड था उसकी तुलना में
फंड तो सेंक्शन हुआ है लेकिन कम हुआ, तो अब ये डिसाइड हुआ कि बजट तो बना हुआ है लेकिन सब में से थोड़ा थोड़ा काटना है, तो किसको कितना काटा जाए, किस प्रोपोर्शन में काटा जाए, एंड लाइक दैट. सो कंसिडरेबल टाइम इज टेकन इन रीअप्रोप्रिएटिंग, मतलब जो आपने पहले बजट बनाया था उसको नए ढंग से बजट बनाने को ही हम लोग कहते हैं रीअप्रोप्रिएटिंग. सो कंसिडरेबल टाइम इज टेकन इन रीअप्रोप्रिएटिंग इंटर प्रायोरिटीज इन सच केसेस. वही हमने एग्जाम्पल दिया कि अब इसको कितना, इसको कितना, इसको कितना, पैसा तो कम आया, यदि उतना सेंक्शन हो जाता तो सबको टोटल बांट देते, लेकिन इसमें सबको कम करना है तो कैसे कम करें. Consequently, even appropriately worked out plan achieve results which are below par. तो जो अप्रोप्रिएट आपने वर्कआउट किया है, प्लानिंग आपकी अच्छी थी, वो भी अच्छा से स्कोर नहीं कर पाता है, अच्छा से गेन नहीं कर पाता है, और उसका परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं होता है जैसी प्लानिंग थी. सो दीज डिलेज कैन बी अवॉइडेड इफ द इंस्टीट्यूशन while submitting its budgetary requirements also keeps in readiness a contingency plan. एक सजेशन है कंटीजेंसी प्लान का, कंटीजेंसी प्लान इसको कहेंगे. मतलब कि आप एक प्लान बना के रखिए कि ऐसा यदि होगा तो क्या करेंगे, और वो ऐसा प्लान बनाइए कि थोड़ा बहुत उसको चेंज करके जल्दी से आप ये कर दीजिए. तो इंस्टीट्यूशन को रखे कि यदि इतना शॉर्ट हो जाएगा तो क्या करें. अब मान लीजिए कि किसी साइंस के डिपार्टमेंट को कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए इतना पैसा चाहिए, अब वो इंस्ट्रूमेंट को पार्शियली देंगे तो वो तो इसका यूटिलाइज ही नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम यहाँ भी आता है. सो this delay can be avoided if the institution while submitting its budgetary requirements also keeps in readiness a contingency plan. This contingency plan could be put into the operation in the event of the budget amount being curtailed. तो बना के रखा है कि नहीं कम भी आएगा तो ऐसे करेंगे. So there is a second, third, fourth plan you can say, and the outline of the plan you can say. Sound financial planning necessitates undertaking a series of exercises so that no time is wasted. Sound plan helps in redrawing priorities in view of resource constraint. जैसे इसके लिए और भी आपने वर्कआउट किया है, तैयारी की है, तो आपको प्लान बनाने में, प्लान को चेंज करने में सहूलियत होगी. Situations of resource constraint are quite normal in educational financing. और ये तो होता ही है कि जितना मांगा उतना तो मिलता नहीं है. वैसे भी हम लोग एक कहानी सुनते हैं, चुटकुला सुनते हैं कि एक आदमी ने तोप के लिए अप्लाई किया. कहा कि क्यों तोप के लिए अप्लाई की हो, कहा कि हमको बंदूक चाहिए था इसलिए तोप के लिए अप्लाई किए. कुछ लोगों ने कहा कि यदि कम के लिए अप्लाई कीजिएगा उसके लिए कि तो उतना मिलता नहीं है. उन्होंने सोचा कि तोप के लिए यदि अप्लाई करेंगे तो बंदूक मिल जाएगा. ये चुटकुला है, लेकिन इससे क्या कन्वे हो रहा है कि प्लानिंग जितनी आप प्लान करके जितना बजट मांगते हैं उतना मिलता नहीं है, और फिर आपको अपने प्रोग्राम में, प्लान में चेंज करना पड़ता है. तो उसमें कई तरह के और भी कंस्ट्रेंट आते हैं. दूसरा जो एस्पेक्ट है आपका, आप देख रहे हैं कि इफिशियंसी, फंड इफिशियंट हो और उसमें चेंज करना पड़े यदि, तो ये कंटीजेंसी प्लान हो, अप्रोपोर्शन करना यदि हो अप्रोप्रिएटली, फिर चेंज करना पड़े तो कर सके. दूसरा है इक्विटी. Equity narrates that no discrimination be made in resource allocation, though it allows for selective discrimination in favor of the weaker section of the society. मतलब weaker section of the society से अभिप्राय जहाँ weaker section पढ़ते हैं, जो उनके वेलफेयर में ज़्यादा जाएगा. और ये जो सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन डू परमिट्स अस फॉर सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन in favor of the deprived, the marginalized and the weaker section of the society. तो इक्विटी का मतलब है कि वैसे भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि मैथ्स के फॉर्मूला की तरह E इज इक्वल टू जैसा होगा. देयर इज ए स्कोप ऑफ सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो सेकेंड बनेगा, डिमांड्स दैट while allocating resources, the problems of institutions located in backward areas or those
catering to the weaker sections of society should be given special attention. इसी की बात हमने कहा, सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के क्रम में हमने आपको बात कही. It has been generally found that institutions which are academically advanced or which have contacts with the decision making authorities get away with the larger bulk of resources. इशारा पैरवी सिफारिश की तरफ है कि फंड लेने में भी पैरवी सिफारिश और फिर ऐसा होता है मोबिलाइज करने का और फिर उसके अपने रीजन से. यू ऑल नो बेटर. द इंस्टीट्यूशन इन बैकवर्ड एरियाज आर डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट सस्टेनेंस, क्योंकि वो पैरवी नहीं करते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं. While discussing the equity principle in relation to allocation of resources, it is pertinent to point out that equitable distribution does not mean equal distribution. जो बात मैं आपको कह रहा था शुरू से ही हमने कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन न करना भी एक अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है. वाइटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन. मेन जो रिक्वायरमेंट है वो तो दे ही दीजिए, बाकी जो साइड रिक्वायरमेंट है जो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है उस पर आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, उस पर स्कोप है. इंस्टीट्यूशन विच आर अंडर डेवलप्ड or which are located in underdeveloped areas should be given a special consideration. और ये तो हमारे प्रिंसिपल का है, हमारे एथिक्स का हिस्सा भी है, मदद करने जैसा, और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात हम लोगों ने की. So resource constraints are felt by all the institution and not only by a few who are unable to influence the decision of the authorities concerned. सबको कंस्ट्रेन, सबको, कोई किसी इंस्टीट्यूशन को जितना चाहिए नहीं मिल सकता है, इसलिए कंस्ट्रेन कुछ को नहीं है, सबको है. चाहे वो लोअर सोसाइटी के डिप्राइव्ड लोगों के रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो जहाँ वो उनके बच्चे पढ़ते हो, या फिर एफ्लुएंट लोगों के बच्चे जो शहर के विद्यालय हैं, लाइक दैट. मेरिटोक्रेसी should have an overriding priority and it should not be allowed to be dwarfed due to want of adequate resources. मतलब उसका अनसुना नहीं होना चाहिए कि मेरिट्स के को प्रमोट करने के लिए आप वहाँ भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरिट को प्रमोट करना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है. सो द थर्ड एस्पेक्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड फ्लेक्सिबल का मतलब आप सभी समझते हैं, देयर इज नो so much rigidity. Since the major concern of education are human resource development, its system of financing has to be flexible. Rigidity in rules and regulation cannot promote good education. It has been observed that because of extremely rigid and sometimes outmoded rules and regulations, the development of education is hampered. तो ऐसा उदाहरण मिला है रिसर्च फाइंडिंग से, एक तरह की है द फ्रीडम ऑफ रीअप्रोप्रिएशन, मतलब प्लान को चेंज करना, इस चीज को उसमें ऐड कर देना, उस चीज को सब्ट्रैक्ट कर देना. सो द फ्रीडम ऑफ रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इज एसेंशियल फॉर गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड शुड बी इनकरेज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. फ्लेक्सिबिलिटी डज नॉट मीन दैट देयर बी एन इंटेंशनल वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो जानबूझ के नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करे, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, बल्कि रीअप्रोप्रिएशन का अपना डिफाइंड पर्पस हो, एंड दैट मस्ट बी इन द वेलफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बी फ्लाउटेड. उसको नहीं करना चाहिए. इसका ये मतलब नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि नियम को आप हमेशा तोड़ के ताक पे रख दीजिए कि अब तो छूट मिल गई है. द पॉइंट स्ट्रेस्ड हियर इज दैट रूल्स एंड रेगुलेशन शुड नॉट बी द सोल डिटरमिनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. मतलब सिर्फ नियम कानून से मानव की व्यवस्था नहीं चलती है. और कई बार आप देखते हैं कि कहीं किसी फाइल पे यदि कोई उपाय नहीं होता है तो वहाँ लिखा जाता है मानवीय आधार पे. सो देखिए इसको, और उसका मैं निगेटिव सेंस में नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेंस कि ठीक है, ओवरऑल द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, द वेलफेयर ऑफ द मैन पावर इज मोर इम्पोर्टेंट.
So this rule can be overruled for the welfare of the institution, the persons related to institution. The rules and regulations are meant to facilitate action and not the stumbling block in the process of institutional development. मतलब वो बाल की खाल नहीं निकालनी है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिसमें एक कहावत है कि 6 इंच छोटा करना. एक बार एक डिफेंस में बहाली हो रही थी, ये भी एक जोक ही है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टूड कि रूल का क्या मतलब होता है. तो कहा कि जो 5 फीट 5 इंच के लोग होंगे उनको भीतर आने देना, उस कम वाले को नहीं. तो 5 कम वाला भी नहीं बोला, 5 फीट 5. तो वो बताया मिनिमम क्राइटेरिया, लेकिन गोरखा जो गेट पे था, 5 फीट 7 फीट का इंच का एक आदमी पहुंचा तो कहा कि तुम तो 5 फीट 5 इंच के नहीं हो. कहा कि मैं तो ज़्यादा हूँ. कहा तो ठीक है 2 इंच छोटा कर देते हैं, फिर चले जाना. सो रूल शुड नॉट बी फॉलोड इन दिस मैनर कि छोटा कर दें. उसका एक इंटरप्रिटेशन भी बहुत मैटर करता है. और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में खास के मैं ओवर द ईयर्स आई एम वेरी सैड फॉर दिस एक्ट कि आप क्वालिफिकेशन को, आप पैरामीटर को इतना क्लरिकल इंटरप्रिटेशन उसका करते हैं, इतना मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जो उसका मीनिंग है वो कन्वे नहीं हो पाता. किसी को क्वालिफिकेशन इतना चाहिए, उसको इतना है, आप कहते हैं नहीं इतना ही क्यों नहीं, इतना क्यों है, हम इतना को ही मानेंगे. ये इट इज़ हैपनिंग इन आवर यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी इज सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम. तो उसको मैं कहता हूँ कि इंटरप्रिटेशन, क्लरिकल इंटरप्रिटेशन, विथ एवरी ड्यू रेस्पेक्ट फॉर द क्लर्क्स. मैं क्लरिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लर्क एंड लाइक. तो क्लरिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हूँ, मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हूँ, उसी की तरफ यहाँ भी इशारा है. So facilitate action and not to be a stumbling block in the process of institutional development. Financial power must not be concentrated only in one person of the institution. ये बहुत दिक्कत है. फंड का बहुत ज़्यादा वहाँ गलत यूटिलाइजेशन होता है. वैसे भी कहा गया है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. तो किसी एक व्यक्ति में फिनेंशियल पावर 100% नहीं होना चाहिए, उससे भी ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे. इट नीड्स टू बी पार्टली डेलीगेटेड टू द लोअर ऑर्डर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू अवॉइड अननेसेसरी डिलेज इन appropriating resources among various subsection in an institution. नीचे के लोग ही बहुत सारी चीज़ों का समाधान कर लेंगे कि ऐसे किया जा सकता है. तो एक तो ऊपर के अथॉरिटी दूसरा काम करेंगे, और फिर डेमोक्रेसी में कहा गया है कि कई दिमाग हमेशा एक दिमाग से बेटर होता है, वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट वी हैव मेड इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, efficiency, equity and flexibility, the 3 guiding principles of financial management, we are concluding from the above discussion in terms of financial principles, we may conclude that a sound system of financial management necessitates a judicious combination of 3 principles, that is efficiency, equity and flexibility. So for the financial management of an institution, the guiding principles are 3 in number, and those are efficiency, equity and flexibility. Hopefully you have understood this part very correctly, because it is a little bit technical, and you must have learned that there are 3 important principles of financial management, and those are efficiency, equity and flexibility, and those needs to be taken care of while taking the financial management and its related decision. So this is all about this part. Thank you for the part.